एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ। सो मेरा सबसे पहला चैप्टर है क्वालिटी कंट्रोल, जो कि बात करता है क्वालिटी कंट्रोल। इसके अंदर मेरे पास बेसिकली दो स्टैंडर्ड्स है, डेट इज SQC 1 एंड SC 220। इसके अंदर हम लोग पहले तो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिट क्वालिटी की बात करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एक फर्म में किस तरीके से इंपॉर्टेंस रखता है उसके बारे में। SQC 1 एंड SC 220 के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अप्लाई करेंगे SC 220 और SQC 1 को प्रैक्टिकल सिचुएशंस में। एथिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है एंगेजमेंट में, उसके बारे में बात करेंगे। SQC 1 और SC 220 को डिफरेंशिएट करेंगे। ऑल्सो विल अंडरस्टैंड अबाउट देयर रिलेशनशिप बिटवीन देम, एंड एट लास्ट विल अंडरस्टैंड अबाउट द रिव्यू ऑफ ऑडिट क्वालिटी, कि जो हमारा पीर रिव्यू बोर्ड होता है और NFRA होता है, ये सब भी ऑडिट को ऑडिट की रिव्यू करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेरी ऑडिट क्वालिटी इज अ सेंट्रल टू द is high audit quality is central to the auditing profession. It helps in creating trust in user of financial information, industry, government, and public at large, and are the stakeholders who rely upon assurance given by the auditor. So basically जो मेरी ऑडिट की क्वालिटी है वो मेरी इतनी हाई होनी चाहिए, क्योंकि बीइंग एन ऑडिटिंग प्रोफेशन, मेरी जो रिपोर्ट इश्यू होगी उसके ऊपर यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, पब्लिक एट लार्ज और स्टेक होल्डर्स जो भी है वो रिलाई करेंगे कि एक ऑडिटर ने उसके ऊपर क्या अपना दिया है, अपना ओपिनियन दिया है। तो यहाँ पे अभी हम लोग पहले बात करेंगे SQC 1 के बारे में। SQC 1 मेरा डिनोट्स करता है क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट। तो यहाँ पे अगर मैं आपको पहले डिवाइड करना चाहूँ, एक बार मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे अगर हम आप देखेंगे तो मेरा क्वालिटी कंट्रोल फॉर द ऑडिट फॉर द फर्म दैट परफॉर्म्स, ये मेरा एक पार्ट हो गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दैट डिनोट्स की मेरी ऑडिट और रिव्यू खाली हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की हो सकती है। एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज, बेसिकली इफ सपोज मैं एश्योरेंस सर्विसेज दे रहा हूँ, सपोज मैं किसी क्लाइंट की प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू कर रहा हूँ, तो वो मेरी अदर इंश्योरेंस में आ गया। एंड इफ सपोज कि मैं किसी को GST एंड TDS की कंसल्टेंसी की सर्विस दे रहा हूँ, तो वो मेरी रिलेटेड सर्विसेज में आ गई। तो उन सर्विसेज से रिलेटेड एक फर्म में क्या क्वालिटी कंट्रोल्स होने चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे मेरी जो मेन है, यहाँ पे मेरे को एलिमेंट्स दे रखे, एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, जिसमें मेरे पास आज की डेट में टोटल छह एलिमेंट्स हैं। पहला है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, ethical requirements, acceptance and continuance of client relationship and specific engagement requirements, human resource, engagement performance and monitoring। इन 6 टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे भी आपको ब्रीफली यहाँ पे एक चार्ट बना के दे रखा है। इसके बाद अभी हम लोग अपना पहला टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। सो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेरी एक फर्म, जो मेरा फर्म का CEO है या फिर मेरा जो फर्म का मैनेजिंग पार्टनर है, इट इज द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर, यू नो, ही इज हैविंग द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फर्म सिस्टम क्वालिटी कंट्रोल। द एग्जाम्पल्स, जो वो एग्जाम्पल सेट, अब जो मतलब मैं आपको बता दूं, जो मेरा फर्म का CEO है या मैनेजिंग पार्टनर है, he shall be, have the ability and experience regarding creating those responsible quality control systems। सो वो एनकरेज करेगा, वो किस तरीके से कर सकता है, एग्जाम्पल सेट करेगा लीडरशिप के, एनकरेजेस बाय इनर कल्चर दैट रिकॉग्नाइजेस हाई क्वालिटी ऑडिट वर्क। फर्दर पर्सन असाइंड ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द फर्म क्वालिटी कंट्रोल बाय द फर्म CEO, बेसिकली फर्म्स की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को इंश्योर करेगा। जो मतलब मेरे कुछ सॉरी, इसमें फर्दर पर्सन असाइन होंगे ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जो कि फर्म की क्वालिटी कंट्रोल को फर्म के CEO के बाद, CEO या मैनेजिंग पार्टनर जो बनाई है उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस के साथ आएगा। फिर उसके बाद जो मेरा मेन ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारा मेन पॉइंट है, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि जो फर्म की पॉलिसी और प्रोसीजर्स हैं, दैट शुड इंश्योर कि मेरा सबसे पहले जो कमर्शियल कंसिडरेशन डू नॉट ओवरराइड ऑडिट क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म। सेकंड जो मेरा है रेम्यूनरेशन, इंसेंटिव्स एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन शोज फर्म्स कमिटमेंट टुवर्ड्स क्वालिटी। फर्म्स की पॉलिसी प्रोसीजर उस तरीके से परफॉर्म बननी चाहिए, एड्रेस करनी चाहिए, जहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कंपनसेशन एंड प्रमोशन इंक्लूडिंग इंसेंटिव सिस्टम with regards to its personals are designed to demonstrate that firms overriding commitment to quality, and firm should devote
resources for development and documentation of firm's quality control policies and procedures. So firm को अपना sufficient resource deploy करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, रिसोर्सेज को डिवोट करना चाहिए ताकि वो डेवलप कर पाए, डॉक्यूमेंट कर पाए, सपोर्ट कर पाए क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मेरा एक टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है, ये आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद मेरा सेकंड आता है एथिकल रिक्वायरमेंट्स। एथिकल रिक्वायरमेंट्स में मेरा ज्यादा नहीं है। एथिकल रिक्वायरमेंट्स में हम लोग बेसिकली देखते हैं कि फर्म को अपनी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स को स्टैब्लिश करना चाहिए ताकि वो प्रोवाइड कर सके रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फर्म एंड इट पर्सोनल कंप्लाई विद एथिकल रिक्वायरमेंट एज प्रोवाइडेड बाय द आईसीआई। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो फर्म शुड स्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन टू प्रोवाइड it with a reasonable assurance that the firm and its personnel comply with the relevant ethical requirement contained in the code of ethics issued by the ICI। अब जो मेरे कोड ऑफ एथिक्स है, यहाँ पे जो कोड स्टैब्लिश है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स विच इंक्लूड इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। यहाँ पे मेरे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनको एम्फोसाइज करना चाहिए कि मेरा जो एक्शन ऑफ लीडरशिप ऑफ द फर्म, स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मॉनिटरिंग एंड अ प्रोसेस फॉर डीलिंग विद नॉन कंप्लायंसेस। तो यहाँ पे अगर आप एथिकल रिक्वायरमेंट में मेन बात करेंगे तो एथिकल रिक्वायरमेंट में मेरी मेन बात यहाँ पे यही आती है कि इंडिपेंडेंस के ऊपर बात करी गई है। इंडिपेंडेंस के ऊपर बात ये है कि पहले मेरे को इंडिपेंडेंस ऑब्जर्व करनी है, ऑब्जर्व इन ऑल एंगेजमेंट्स। यहाँ पे अब लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंस शुड बी मतलब बीइंग अ मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ आई शुड इंश्योर कि मेरी जितनी भी एंगेजमेंट्स है उसमें मेरी इंडिपेंडेंस ऑब्जर्व करनी है, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद मेरे को कम्युनिकेट करनी है इंडिपेंडेंस टू द ऑल माय फर्म पर्सनल एंड मेरे को आइडेंटिफाई एंड इवेलुएट करना है हर सर्कमस्टांसेस में कहीं पे मेरे पास थ्रेट तो नहीं आ रहा है दैट क्रिएट्स थ्रेट relating to independence and take appropriate actions to eliminate those threats and reduce them to an acceptably low level by applying safeguards or if considered appropriate to withdraw from the engagement। ये मेरा दूसरा पॉइंट आ जाता है। यहाँ पे मेरा जो है एक पॉइंट आता है जहाँ पे फर्म को एटलीस्ट सॉरी यहाँ पे फर्म को एक पॉइंट आता मेरा, आप अगर देखेंगे फर्म शुड एस्टैब्लिश द इनकम। यहाँ पे मैं आपको वैसे बता देता हूँ एनुअली जो मतलब एक पॉलिसी होनी चाहिए कि एनुअली फर्म को डिक्लेरेशन ऑब्टेन करना चाहिए पर्सोनल से कि दे आर कंप्लाइड विद द इंडिपेंडेंस, ऑल ब्रीचेस ऑफ इंडिपेंडेंस शैल बी नोटिफाइड टू द फर्म एंड दे कैन टेक एक्शंस। एंड फर्म को डिटरमाइन करना चाहिए अपना क्राइटेरिया जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाए कि फैमिलिटी थ्रेट क्या क्या है एंड उसको सेफगार्ड कर पाए, टाइमली बेसिस पे सेफगार्ड कर पाए, नेचर ऑफ एंगेजमेंट क्या है और उसको किस तरीके से सीनियर पर्सन। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे मेरा नेचर ऑफ एंगेजमेंट क्या था, इंक्लूडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस इंटरेस्ट एंड लेंथ ऑफ सर्विस ऑफ द सीनियर पर्सनल। यहाँ पे ये बात करता है फेमिलियरिटी थ्रेट की कि अगर मेरा फेमिलियरिटी थ्रेट आता है तो मेरे को उसको टाइमली बेसिस पे डिटरमाइन करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए and उसका नेचर क्या है, उसकी लेंथ ऑफ सर्विस क्या है बाय द सीनियर ऑफ द सीनियर पर्सनल, वो मेरे को करना चाहिए, मेरे को आइडेंटिफाई करना चाहिए। यहाँ पे मेरी बात आती है थर्ड की, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। यहाँ पे अब मैं आपको एक ब्रीफली बता देता हूँ। उस पहले तो मेरे को कंप्लायंस करना चाहिए मेरी एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ जो मैंने ऊपर बात करी। इसके बाद मेरा सेकंड पॉइंट आता है कि मेरी जो क्लाइंट की इंटीग्रिटी है, क्लाइंट की इंटीग्रिटी, प्रमोटर की और प्रोफेशनल की मैनेजर पर्सनल की इंटीग्रिटी को मेरे को चेक करना चाहिए। मेरे को कंपिटेंस देखनी चाहिए अपनी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट, यानी कि पहले मैं बाहर के लोगों की जो मेरा क्लाइंट है उसकी इंटीग्रिटी चेक करूंगा, फिर मैं अपना कंपिटेंस देखूंगा और फिर मैं देखूंगा कि कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट है या नहीं है। इसके लिए यहाँ पे हमारे पास जो नीचे आप देखेंगे इनके लिए पूरे के पूरे पॉइंट्स है कि विद रिगार्ड टू इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट एंड मैटर दैट फर्म कंसिडर इंक्लूड एग्जांपल इंटीग्रिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन क्लाइंट की, नेचर ऑफ द क्लाइंट्स ऑपरेशन, कहीं गलत किसी बिजनेस में तो इन्वॉल्व नहीं है। इसके बाद इंफॉर्मेशन कंसिडरिंग एटीट्यूड ऑफ द क्लाइंट्स प्रिंसिपल ओनर केएमपी एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस टुवर्ड्स सच मैटर्स आर एग्रेसिव एंड बेसिकली उनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स देयर रिपोर्टिंग देयर टू एटीट्यूड, बेसिकली जो मेरा केएमपी है और लोग हैं उनका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट and whether the client is aggressively concerned with maintaining firm's fees low, indication of inappropriate limitations, हमारे ऊपर inappropriate limitations they are imposing and they are basically मेरे को एक इंडिकेशन आ रहा है कि मेरा क्लाइंट जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व हो सकता है। एंड एट लास्ट मेरे पास कोई रीजन, मतलब मेरे को एक रीजन भी देखना पड़ेगा
कि वाई दे हैव अपॉइंटेड मी एंड वाई दे हैव नॉट रीअपॉइंटेड द प्रीवियस फर्म। उसके ऊपर क्या नॉलेज है, उसकी इंटीग्रिटी का क्या, उसका मेन इंटेंशन क्या है उसको लेके, वो भी हमें देखना चाहिए। ये मेरे पॉइंट्स थे रिलेटिंग टू कि मेरे को क्लाइंट की इंटीग्रिटी किस तरीके से चेक करनी चाहिए। उसके बाद मेरा आता है कि मेरी जो फर्म है उसका जो कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी है, उसका टाइम रिसोर्सेज एंड अंडरटेकिंग ऑफ एन एंगेजमेंट फॉलोइंग मैटर्स नीड टू बी कंसिडर्ड। पहले हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करते हैं अपनी, कि मेरे पास नॉलेज अबाउट द इंडस्ट्री है या नहीं है, रेलेवेंट संडीज की इंडस्ट्री की। सपोज मेरा कोई क्लाइंट है जिसका काम फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन मैंने आज तक फैशन इंडस्ट्री की कभी ऑडिट नहीं करी है, तो मेरे को उसका देखना चाहिए कि उसके रेलेवेंट इंडस्ट्री की नॉलेज है या नहीं है। फर्म्स का जो मेरे फर्म्स है उसमें एक्सपर्ट्स अवेलेबल है या नहीं है यहाँ पे, अगर जरूरत है तो उसको लेके आना चाहिए। सफिशिएंट पर्सोनल विद कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस, मेरे पास सफिशिएंट पर्सोनल्स है या नहीं है कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटीज के साथ। देन उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस विद रेगुलेटरी एंड रिक्वायरमेंट। यहाँ पे अगर आप पॉइंट देखेंगे, फर्म पर्सोनल हैविंग एक्सपीरियंस विद रेलेवेंट रेगुलेटरी और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट और द एबिलिटी टू गेन द नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज इफेक्टिवली। यहाँ पे मैं बात बताता हूँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल में बात करी थी कि मेरी फैशन इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री में अब हो सकता है कि मेरे एन नंबर ऑफ लॉज लगते हो, एन नंबर ऑफ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हो या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हो, तो उसकी नॉलेज है या नहीं है मेरे को और मेरी फर्म के पर्सोनल्स को, उसके बारे में हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद क्राइटेरिया एलिजिमेंट रिक्वायरमेंट फॉर रिव्यू, इंडिविजुअल मीटिंग क्राइटेरिया, द इंडिविजुअल मीटिंग द क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म engagement quality control review are available and where applicable, and the firm should be able to complete the management within the reporting deadline। इसके बारे में ये था। इसके बाद अभी हम लोग बात करेंगे कि अगर सपोज कीजिए मेरा क्लाइंट है, क्लाइंट के साथ मेरा अगर इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बेसिकली अगर यहाँ पे मेरा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है तो इट शुड बी रिजोल्व, it should be properly resolved before the acceptance of the engagement, where the firms obtain information that would have caused it to decline an engagement. If that information has been obtained earlier, policy and procedures on the continuance on the engagement and the client relationship should include consideration कि मेरा प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अप्लाई हो रही हैं, तो मेरे को मतलब जहाँ पे भी मेरे को रिक्वायरमेंट है वहां पे मेरे को अपना कम्युनिकेशन करना चाहिए एंड अगर पॉसिबल है तो मेरे को विड्रॉ कर देना चाहिए एंगेजमेंट से और क्लाइंट रिलेशनशिप से। तो मैं बेसिकली आपको क्रक्स में बता देता हूँ, द प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट अप्लाइज टू द सर्कमस्टेंसेज इंक्लूडिंग वेदर देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर द फर्म टू रिपोर्ट टू द पर्सन और पर्सन हु हैव मेड अपॉइंटेड। मतलब अगर मेरी एक्सेप्ट, मतलब यहाँ पे मैं आपको क्रक्स में बताता हूँ, अगर मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है क्लाइंट के साथ और वो मैटर रिजॉल्व नहीं, मतलब वो मैटर मेरा बिफोर एक्सेप्टेंस रिजॉल्व हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो यहाँ पे मेरे को विड्रॉ कर देना चाहिए। अगर विड्रॉ करता हूँ तो मेरी प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं क्या उसके रिगार्डिंग, या किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ऐसी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या कि मेरे को जिसने अपॉइंट किया है, जिन पर्सन्स ने मेरे को अपॉइंट किया उनको मेरे को इन्फॉर्म करना है, एंड मेरी जो पॉसिबिलिटी है विड्रॉल की वो किस तरीके से है उसको मेरे को आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारा थर्ड आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स के बारे में मैं बताता जाऊँ, मतलब ह्यूमन रिसोर्स में अगर हम बात करें तो हमारा पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स requires that identification plus role of engagement partner। यहाँ पे मेरे को आइडेंटिफाई करना है एंड कम्युनिकेट करना है एंगेजमेंट पार्टनर का रोल टू द टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी और एंटिटी विच वी आर डूइंग एनी वर्क। एंगेजमेंट पार्टनर अप्रोप्रिएट कैपेबिलिटीज कॉम्पिटेंस एंड अथॉरिटी का होना चाहिए, टाइम टू परफॉर्म द रोल। मतलब मेरे एंगेजमेंट पार्टनर के पास अप्रोप्रिएट कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, कॉम्पिटेंस होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, टाइम होना चाहिए अपने रोल को परफॉर्म करने का। एंड जो मेरा एंगेजमेंट पार्टनर है उसको भी मेरे को क्लियरली डिफाइन कर देना चाहिए और कम्युनिकेट करना चाहिए कि दिस इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू द असाइनमेंट और एनी ऑडिट ऑफ दैट क्लाइंट। फिर उसके बाद हमारा फिफ्थ आ जाता है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में मैं आपको बताना चाहूंगा, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में मेरे पास दो टॉपिक आते हैं। इफ आई टॉक अबाउट, यहाँ पे हमारी बात होती है सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के बारे में। यहाँ पे आप क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के बारे में बात करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर बेसिकली, quality control is to be done for review audit quality and it is applicable for listed companies and QCR is mandatory for them and non listed companies के केस में भी that can also be done। इसके बाद अगर मैं QCR रिक्वायरमेंट की बात करूं तो QCR
रिक्वायरमेंट में मेरा या तो पार्टनर हो सकता है या अदर पर्सन हो सकता है फर्म का, जो कि मेंबर ऑफ आईसीआई हो, प्लस वो लिस्टेड कंपनी का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी ही शुड हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द सेम। तो वो मेरा इक्यूसीआर बन सकता है। इक्यूसीआर ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, मतलब इक्यूसीआर शुड मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी। ऐसे एंगेजमेंट मतलब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इक्यूसीआर ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करे, ये इक्यूसीआर की भी है प्लस एंगेजमेंट टीम की भी है, कि दे शुड नॉट इन्वॉल्व इक्यूसीआर टू मेक डिसीजन, टू इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द एंगेजमेंट टीम। उसके ऊपर वहां पे उनको मेंटेन करना चाहिए, डिफरेंस गैप मेंटेन करना चाहिए, ताकि मेरा जो इक्यूसीआर है वो ऑब्जेक्टिवली अपनी क्वालिटी रिव्यू कर सके, रिव्यू क्वालिटी ऑडिट कर सके। इसके बाद अब सपोज कि मेरे किसी डिस्कशन के ऊपर, मतलब एंगेजमेंट पार्टनर और इक्यूसीआर के डिस्कशन, किसी भी डिस्कशन के ऊपर उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, तो दोनों जब तक अपना इशू रिजॉल्व नहीं कर देते तब तक रिपोर्ट इशू नहीं कर सकते। और अगर कोई पेंडिंग, उनको बेसिकली दो चीजें, इक्यूसीआर को दो चीजें मेंटेन करनी चाहिए। मेरे पहली बात कि रिपोर्ट इशू नहीं होनी चाहिए जब तक कि सारे इश्यूज रिजॉल्व ना हो गए। एंड उसके पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जो कि पेंडिंग है उसके लिए, मतलब इफ पेंडिंग इट मस्ट बी रिजॉल्व एज पर द फर्म्स पॉलिसी। अगर मेरा कोई पॉइंट पेंडिंग भी रह जाता है सपोज, तो मेरे फर्म की पॉलिसी के हिसाब से वो रिजॉल्व होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तो एन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल ऑफ लिस्टेड कंपनी इंक्लूड कंसिडरेबल पॉइंट्स। यहाँ पे मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में वो बात करता है कि मेरे जो EQCR है उसको इन बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात है मेरा एंगेजमेंट टीम इवेल्युएशन, इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन, जो एंगेजमेंट टीम की इंडिपेंडेंस है उसके बारे में उसको देखना चाहिए। सिग्निफिकेंट रिस्क देखने चाहिए जो आइडेंटिफाई हुए एंगेजमेंट एंड रिस्पॉन्स, मतलब मेरे सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई हुए ड्यूरिंग द एंगेजमेंट एंड उसका रिस्पॉन्स क्या किया गया। जजमेंट मेड particularly with reference to materiality and significant risk, whether appropriate consultation has been taken on place involving difference of opinion on other difficult or contentious matters, and the conclusions among rising those, मतलब मेरे डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर्स क्या थे, सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या थे जिसके ऊपर मैंने डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है ना, उसके कंक्लूजन किस तरीके से किया गया। सिग्निफिकेंस ऑफ सिग्निफिकेंस एंड डिस्पोजिशन ऑफ करेक्टेड और अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट, मतलब मेरा करेक्ट, मेरी कुछ मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई हुई और मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई होने में कुछ तो मेरी करेक्ट हो गई और कुछ मेरी अभी भी अनकरेक्टेड रह गई, तो उन अनकरेक्टेड का सिग्निफिकेंस क्या है उसको आइडेंटिफाई करना। कुछ मैटर्स जो कम्युनिकेट करने थे मैनेजमेंट को, दो चार्ज विद गवर्नेंस को, वो क्या है उसको स्टडी करना, उसको रिव्यू करना, EQCR का एक मेन काम हो जाता है। एंड वर्किंग पेपर, सिलेक्टिव वर्किंग पेपर्स रिव्यू कर सकता है ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट जिसमें कि सिग्निफिकेंट जजमेंट और सिग्निफिकेंट कंक्लूजन इन्वॉल्व है। एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द रिपोर्ट, कि मेरी जो रिपोर्ट इशू हुई है वो हर सर्कमस्टांसेस में ठीक है या नहीं है, उसके बारे में। इफ सपोज कि मेरा कोई यहाँ पे मैंने जो आपको बात करी थी, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है तो वहां पे जब तक वो रिजॉल्व ना हो जाए तब तक मेरी ऑडिट रिपोर्ट को डेट ना किया जाए, उसको इशू ना किया जाए। यहाँ पे मेरा एक बात खत्म हो जाता है। अब मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगा कंसल्टेशन से रिलेटेड। कंसल्टेशन से रिलेटेड एक मेरे पॉइंट्स हैं कि जो मेरा कंसल्टेशन है वो डिफिकल्ट मैटर्स के ऊपर होना चाहिए, प्लस जो मेरा कंसल्टेशन है वो अप्रोप्रिएट लेवल पे होना चाहिए, प्लस जो पर्सन है वो जिसके साथ में कंसल्टेशन कर रहा हूँ वो मेरा कॉम्पिटेंस होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास। और कंसल्टेशन में एक्सटर्नली भी कर सकता हूँ और इंटरनली भी कर सकता हूँ बेस्ड ऑन द पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स ऑफ द फर्म। और जो मैंने कंसल्टेशन करी जिन भी मैटर्स के ऊपर वो मेरे को डॉक्यूमेंट करने हैं। ये मेरे एक बात यहाँ पे आ जाती है। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेटिंग टू द मॉनिटरिंग, जो मेरा लास्ट टॉपिक है। मॉनिटरिंग में हम लोग बात करते हैं कि मेरा जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है वो प्रॉपर्ली डिजाइंड और इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड है। इसके बाद मेरे को एग्जामिन करना है न्यू डेवलपमेंट और प्रोफेशनल, जो मेरे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मेरे न्यू अमेंडमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे इम्प्लीमेंट हो गए या नहीं हो गए हैं, उसके ऊपर मेरे को चेक पॉइंट रखना है। कंडक्ट मॉनिटरिंग बाय एंट्रस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉनिटरिंग प्रोसेस टू अ पार्टनर और अदर पर्सन विद सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस एंड अथॉरिटी। फिर इसके बाद मेरे को जो dealing with complaints and allegations against the firms and any employee of its of non-compliance, और फिर बेसिकली अगर कोई कंप्लेंट या एलिगेशन आता अगेंस्ट द फर्म और एनी ऑफ द एम्प्लॉय दैट दे आर
involved in the non-compliance with the professional standards or appropriate regulatory and legal requirement by the firm or by the outside person, तो मेरे को उसको डील करना है, प्लस मेरे को appropriate remedial actions against the personnel who did not conform to quality control policy. मतलब अगर सपोज कोई पर्सन है फर्म में जिसने क्वालिटी कंट्रोल्स को नहीं यू बाइंड किया है, जिसने अप्लाई किया है, तो उसके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शंस मेरे को लेने हैं एंड टेकिंग एक्शंस विद डेफिशिएंसीज इन द डिजाइन और ऑपरेशन ऑफ फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल। उसके ऊपर हम लोग बात, मतलब अगर मेरे कुछ डेफिशिएंसी आती है क्वालिटी कंट्रोल में फर्म के, तो मेरे को रेगुलर इंटरवल पे उसको भी देखना चाहिए, उसको भी करना चाहिए। इसके अलावा जो मेरे पास कुछ पॉइंट्स है जो मैं एडिशनली आपको बताना चाहूंगा, मेरा एक पॉइंट है एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। अब फर्म जो है वो पॉलिसी और प्रोसीजर्स को, जो उसमें जो फर्म की पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स हैं उसमें असेंबलिंग होनी चाहिए, मतलब मेरे जो डॉक्यूमेंटेशन है, फर्म शुड एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन की पॉलिसी होनी चाहिए फर्म के पास, दैट शुड रिलेटिंग टू द असेंबलिंग ऑफ वर्किंग पेपर्स। बस वर्किंग पेपर्स मेरे विद इन 60 डेज असेंबल्ड होना हो जाने चाहिए, एंड इन द केस ऑफ ऑडिट एंड इन अदर सर्कमस्टांसेस व्हेन एज अप्रोप्रिएट। एंड अगर सपोज करो मेरी दो या दो से ज्यादा रिपोर्ट साइन हो रही हैं रिलेटिंग टू सब्जेक्ट मैटर, सपोज मेरी एक CFS साइन हो रही है एंड मेरी एक SFS साइन हो रही है, तो इफ सपोज ये मेरी साइन हो रही है 30 जून को एंड ये मेरी साइन हो रही है 30 मई को, तो यहाँ से लेके 16 डेज का काउंट होंगे एंड इसके यहाँ से लेके 16 डेज काउंट होंगे। तो इस तरीके से मेरी ऑडिट की डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर पूरी हो जानी चाहिए। फर्म को पॉलिसी और प्रोसीजर्स बनाने चाहिए रिलेटिंग टू द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंट जो है वो फर्म की प्रॉपर्टी है एंड फर्म्स बाय इट्स ओन डिस्क्रिशन can share some of their part of documentation to the client wherever it is necessary। एंड फर्म को जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को रिटेन करना चाहिए फॉर नॉट लेस देन 7 years इन द केस ऑफ ऑडिट एंड इन अदर्स एज पर द क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी ऑफ द फर्म्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज के लिए हम लोग होल्ड करेंगे, यहाँ पे आपका SQC 1 हो गया, एक बार आप इसको रिवाइज कर सकते हैं इसके थ्रू। थैंक यू।